हेलो नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज बीएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर का हमारा सिलेबस चल रहा है और जिसमें हम यूनिट 1 स्टार्ट कर दिए थे और उसमें 3 क्लासेस सिलेबस को छोड़ करके हो चुकी हैं। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और जहां से छोड़ा था वहीं से देखेंगे हम अपना अगला टॉपिक कि हमें क्या पढ़ना। तो आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल पर। और जल्दी से जल्दी आप सभी अपने साथी सहयोगियों सहपाठियों को बुला लीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की भरपूर कोशिश करते रहें। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इस यूनिट में पढ़ा, हमारा जो यूनिट 1 है इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक थर्मोडायनामिक्स से, जिसमें हमने थर्मोडायनामिक्स कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होते हैं, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और थर्मोडायनामिक्स का हमने जीरोथ लॉ भी पढ़ा है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हम टॉपिक अपना देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। यानी जो थर्मोडायनामिक्स की प्रक्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उसमें जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है उसकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारा जो पहला ही टॉपिक यहाँ पर आज की क्लास में रहेगा। लिखा है कि जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज करता है तो यहाँ पर किया गया कार्य दो प्रकार का होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए ये एक थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया, ठीक है, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया और ये हो गया इसका वातावरण, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि या तो ये सिस्टम अपनी हीट एनर्जी का एक्सचेंज इसके साथ करता है सराउंडिंग के साथ, ठीक है, या तो ये सिस्टम अपनी हीट एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ करता है, या फिर ये जो सराउंडिंग है ये अपना हीट एनर्जी का एक्सचेंज इस सिस्टम के साथ करता है। यानी कि या तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज करेगा या सराउंडिंग सिस्टम के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज करता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होता है वो दो प्रकार का होता है, क्योंकि जब सराउंडिंग सिस्टम के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज करेगा तो इसको काम करना पड़ेगा, ठीक है, या सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज करता है तब भी कार्य करना होता है। तो यहाँ पर जो कार्य होता है वह दो प्रकार से होता है, ठीक है। तो लिखा है कि जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज करता है तो यहाँ पर किया गया कार्य दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से? पहला तो हो गया एक्सटर्नल, दूसरा हो जाएगा इंटरनल। एक्सटर्नल वर्क डन, दूसरा है इंटरनल वर्क डन। यानी बाहरी माध्यम के साथ किया गया कार्य और आंतरिक यानी आंतरिक माध्यम में ही किया गया कार्य। तो अगर हम देखें हम पढ़ रहे हैं वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। हमने बात की थर्मोडायनामिक प्रोसेस है क्या, तो यहाँ पर क्या होता है हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग का उसके सिस्टम के साथ।
लेकिन ये प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, या तो एक्सटर्नल होती है या इंटरनल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल क्या होती है। एक्सटर्नल क्या होती है, यानी एक्सटर्नल जो वर्क डन होता है वो कब होता है। तो कहा गया कि जब किसी सिस्टम, जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसके द्वारा सराउंडिंग पर, यानी जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर, या फिर सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर, या फिर सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर वर्क किया जाता है, तो इस प्रकार किया गया कार्य एक्सटर्नल वर्क डन कहलाता है। यानी कि या तो थर्मोडायनामिक सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा या सराउंडिंग थर्मोडायनामिक्स पर वर्क करेगा। तो जब इस प्रकार का वर्क होता है कि दोनों एक दूसरे पर या दूसरा पहले वाले पर वर्क करता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन, क्योंकि अगर ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो या तो ये इसके साथ करेगा या ये इसके साथ करेगा। तो यहाँ पर इसका कनेक्टिविटी कैसी मिल रही है, इसकी जो कनेक्टिविटी मिल रही है वो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी मिल रही है। यानी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल, यानी बाहरी रूप से, बाह्य रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब बाह्य रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होता है वो होता है एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि अगर कोई सिलेंडर है, उसमें कोई भी गैस जो है पी प्रेशर पर, उसमें कोई गैस पी प्रेशर पर भरी है, और जिसका एरिया कितना ए, यानी जिसका क्षेत्रफल ए है, उस सिलेंडर में एक पिस्टन भी लगा है। मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई, ठीक है, और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसका एरिया है ए, एरिया कितना है ए, और सिलेंडर में एक हो गया है पिस्टन, सिलेंडर में एक पिस्टन है। कह रहे हैं यदि इस पिस्टन पर फोर्स एफ अप्लाई करके इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी इस पिस्टन पर हम फोर्स एफ लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं, फोर्स एफ लगा देते हैं, तो इसमें मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, अभी पिस्टन कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए dx हो गया। अप्लाई करने पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हो, तो पिस्टन द्वारा किया गया स्मॉल वर्क, चूंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कार्य भी छोटा सा ही किया होगा साथी, क्योंकि ज्यादा कार्य करेंगे तो ज्यादा आउटपुट निकलेगा और कम कार्य करेंगे तो कम आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पर हमने अभी केवल बात की कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात की है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात की है। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx। तो यहाँ पर किया गया कार्य भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा, क्या होगा, स्मॉल ही होगा। ये बात हम अभी पढ़ चुके हैं यहीं पे, इसको भी हम देख चुके हैं दूसरी स्लाइड में। ये थोड़ा स्लाइड मिक्स हो गई, एक ही स्लाइड्स हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल वर्क डन, एक छोटा सा काम किया गया है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो बल होता है, बल होता है वो होता है, सॉरी, जो कार्य होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छोटे से कार्य की और छोटे से डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि यहाँ पर छोटा सा कार्य क्या हो जाएगा, dw, जहां पर w क्या है, कार्य है, और F क्या हो गया, इस पर अप्लाई किया गया फोर्स, और dx क्या हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये है इक्वेशन 1। क्योंकि आपने इंटर में पढ़ा होगा, इंटर में क्या पढ़ा होगा कि जो दाब होता है, दाब बराबर होता है बल दाब बराबर होता है बल, और बटे में क्या होता है, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल।
यानी कि लिखा हुआ प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान में एरिया। यानी कि अगर प्रेशर P है तो इसका फार्मूला क्या बन जाए, फोर्स F अपान में A। इसका फार्मूला हो गया P इक्वल टू F अपान A। और यहां से अगर हम F का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, PA। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA। अब साथियों अगर इस F की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी ए इंटू डी एक्स, क्योंकि एफ का मान हमने इसमें कितना रख दिया है, पी ए, तो क्या हो जाए पी ए डी एक्स। तो यहां से ये तो हो गया प्रेशर, और आप इसको पीछे पढ़ चुके हैं, क्षेत्रफल प्लस इंटू में विस्थापन बराबर हो जाता आयतन के। किसके बराबर हो जाता, आयतन के। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये इंटू, चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल ही है, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा आयतन वो भी कितना होगा, डी वी, स्मॉल ही होगा, यानी उसमें परिवर्तन एक छोटा सा, तो उसमें भी डी वी। तो यहां से साथियों डी डब्ल्यू इक्वल टू हमें मिल जाता है पी इंटू डी वी, यानी यहां से एक छोटा सा किया गया कार्य किसके बराबर, उस पर लगाए गए प्रेशर के, प्लस उसमें उसके आयतन में होने वाला चेंज। आयतन में होने वाला चेंज कितना है, डी वी। तो ये हो गया एक्सटर्नल वर्क डन। तो दोस्तों एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूसरा जो टाइप है हमारा, पहला हमने पढ़ा एक्सटर्नल, दूसरा है हमारा इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन क्या होता है साथियों, इंटरनल वर्क कह रहे जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में अवेलेबल मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक दूसरे पर फोर्स लगाकर कोई वर्क किया जाता है, तो वर्क डन इज कॉल्ड इंटरनल वर्क। यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए कोई गैस भरी हुई है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं आपस में एक दूसरे पर टक्कर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वही बात की जा रही है कि अगर कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम में कुछ भरा होगा, गैस होगी या कुछ लिक्विड होगा, जो भी होगा, तो वहां पर क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्या करते रहते हैं, बल लगाते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल लगाते रहते हैं। अंदर ही अंदर कोई सिलेंडर है, उसमें अगर गैस भरी है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर ही अंदर एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाते रहेंगे, वो घूमते रहते हैं। तो वहां पर जो वर्क डन होता है, वहां पर जो किया गया कार्य होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल वर्क डन। क्या बोलते हैं, इंटरनल वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई गैस एक सिलेंडर में भरी है, अगर कोई गैस एक सिलेंडर में भरी है और उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच, यानी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर कार्य करने लगते हैं। यानी किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगने से क्या लगे होगा, एक कार्य होने लगेगा। ठीक है, एक कार्य होने लगेगा, जो कार्य होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल वर्क। If any gas is filled in a cylinder, then a force applied between molecules, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, अप्लाई किया जाता है। Then molecules work on each other, एक दूसरे पर वो वर्क करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। So hence work is called internal work। तो यहाँ पर जो कार्य होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल वर्क। इंटरनल वर्क। ओके साथी, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। क्योंकि इंटरनल या एक्सटर्नल वर्क होता है तो वहां पर एनर्जी की भी तो आवश्यकता होती है, कोई भी कार्य कीजिए उसमें एनर्जी तो चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की, कि इंटरनल एनर्जी
क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। कह रहे हैं कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में अवेलेबल या स्टोर एनर्जी नॉट सीन और not feel but capable to work, then this energy of this thermodynamic system is called internal energy। यानी कि कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, या उसमें कुछ भी भरा हुआ है, वो महसूस नहीं हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है लेकिन वहां पर कार्य फिर भी हो रहा है, यानी उसके अंदर जो भी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन कार्य फिर भी हो रहा है, तो जब कार्य हो रहा है तो कार्य करने के लिए तो चाहिए होती है एनर्जी। अब चूंकि हमें तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि उसमें कुछ हो, ना फील हो रहा है ना दिख रहा है, और ऐसी स्थिति में भी कार्य हो रहा है, तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो उसकी इंटरनल एनर्जी के कारण हो रहा है, यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा के कारण ही हो रहा है, ठीक है। यानी जब ऐसी कंडीशन हो जहां पर कोई एक्सटर्नल कुछ दिख ही नहीं रहा हो, एक्सटर्नल एनर्जी एक्सटर्नल वर्क दिख ही नहीं रहा हो, और फिर भी उसमें कार्य हो रहा हो, तो वहां पर जो कार्य होता है वो इंटरनल एनर्जी के कारण ही होता है, तो उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जो हाइड्रोजन गैस होती है, जो हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन दोनों को अगर मिला दिया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो उसमें कोई एनर्जी शो नहीं होती है, ठीक है। यानी जो उसका मिक्सचर तैयार होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो उसमें कोई एनर्जी शो नहीं होगी, और एनर्जी शो नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके एक्सप्लोजन के बाद, यानी उसके मिक्सचर के मिलने के बाद एक मैकेनिकल वर्क होता है, एक मैकेनिकल वर्क जरूर होने लगेगा, यानी उसमें कुछ शो भी नहीं हो रहा है कि इसके अंदर एनर्जी है, लेकिन उसका जो एक्सप्लोजन होगा तो उसमें एक मैकेनिकल वर्क हमें जरूर दिखाई देगा, यानी मैकेनिकल वर्क किया हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि विच इज पॉसिबल ड्यू टू देयर इंटरनल एनर्जी, यानी ऐसा किस लिए संभव होता है, ऐसा उसकी इंटरनल एनर्जी के कारण ही संभव होता है कि उसमें मैकेनिकल वर्क होता है, यानी यांत्रिक कार्य होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया, H2O बन गया, अब पानी है, पानी यहाँ पर भर दीजिए, क्या यहाँ पे रुक जाएगा, वो इधर उधर फैल जाएगा, यानी जिस शेप में आप रखेंगे पानी को वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। यानी क्या होगा, वो यहाँ से मान लीजिए कटोरी थी यहाँ इतनी बड़ी, इसमें पानी यहाँ पे डाला लेकिन वो पूरे में फैल गया, क्या हुआ, इसमें कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि इसकी शेप ले लेगा, फैल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक यांत्रिक कार्य हो गया। यांत्रिक कार्य कैसे हो गया कि ये यहाँ से जाकर के कहाँ पहुंच गया, इस पूरी प्लेट में फैल गया, यांत्रिक कार्य हो गया। तो ऐसा किस लिए संभव हुआ, इसकी इंटरनल एनर्जी के कारण ही संभव हुआ है साथी। अब साथियों अगर बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो इसके भी दो टाइप होते हैं। कोई भी जो इंटरनल एनर्जी वाला सिस्टम होगा उसमें जो एनर्जी होती है वो दो प्रकार की होती है, अब वो किसी में हो भी सकती है किसी में नहीं भी हो सकती है। वो दोनों टाइप कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो पहला जो टाइप है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, यानी आंतरिक गति गतिज ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा। दूसरा होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी दो प्रकार की ऊर्जाएं किसी भी सिस्टम में मिलेंगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। बात करें साथियों इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की, यानी गतिज ऊर्जा की बात करें तो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स, यानी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स का जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि एवरी सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो अलग अलग छोटे छोटे, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। तो दीज मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करते रहते, और ये जो सब्सटेंस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना, ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग
डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी के साथ मोशन करते रहते हैं। विच इज पॉसिबल बाई अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी। और जो मोशन करते रहते हैं वो किस लिए संभव होता है, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण ही संभव होता है। जो उनकी आंतरिक गतिज ऊर्जा है उसके कारण ही वो गति करते हैं। वो विभिन्न वेलोसिटी के साथ अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं। वो संभव होता है उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के कारण। दूसरा, तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और इसी काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण विभिन्न मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी के साथ मोशन करते रहते हैं। विच इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो किस पर डिपेंड करता है, तापमान पर डिपेंड करता है, तापमान पर डिपेंड करता है। और अथवा व्हेन टेम्परेचर will increase then also kinetic energy increase। यानी कि ये टेम्परेचर है और ये हुई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम यूके से रिप्रेजेंट करते हैं, यूके से। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो एक काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कि ये किस पर डिपेंड करेगी, मेनली जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। दूसरा, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी भी सिस्टम में उसकी स्थिति के कारण जो चेंज होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, ओके। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल से ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी एक अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि अट्रैक्शन फोर्स जब लागू हो जाता है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने लगता है, तो वहां पर होता है अट्रैक्शन फोर्स। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को ही, और यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड किस पर करेगा, दूरी पर डिपेंड करेगा। अगर ये चुंबक है, यहाँ पर कोई लोहा है, तो चुंबक इस लोहे को अपनी तरफ खींच सकती है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। चुंबक यहाँ है, लोहा यहाँ है, ज्यादा दूर है तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, यानी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, यानी दूरी पर भी डिपेंड करेगा। करें विच इज डिपेंड डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उस पर जरूर डिपेंड करेगा। ये डिस्टेंस पर जरूर डिपेंड करता है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो उनकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और इनका अट्रैक्ट करना ही क्या होता है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी ये अपनी स्थितिज ऊर्जा, अपनी यानी स्थिति, मान लीजिए यहाँ पर और ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो ये स्थिति के कारण अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी इतनी डिस्टेंस पर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब अब ये स्थिति पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, इनकी स्थिति के कारण अट्रैक्शन हो रहा है, इनकी स्थिति के कारण अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो इसे हम कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल जो इंटरनल एनर्जी होती है, अगर इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगी यूके प्लस का यू एस या पी भी कर देते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। नोट क्या रखना है, नोट पॉइंट क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स इज नॉट वर्क, अट्रैक्शन फोर्स इज नॉट वर्क बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। यानी अगर आदर्श गैस है, तब जो आदर्श गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। यानी आदर्श गैस की बात की जाएगा, आदर्श गैस की बात की जाए तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, यानी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। यानी यहाँ पर अब जो टोटल एनर्जी बनेगी, टोटल जो एनर्जी बनेगी इंटरनल एनर्जी, वो उसकी केवल काइनेटिक यानी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है केवल उसी के बराबर होगी। यानी U इक्वल टू यू के, क्योंकि यहाँ पर यू एस यानी स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो टोटल एनर्जी होगी वो U इक्वल टू हो जाएगी यू ई, यानी इंटरनल एनर्जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ, कल की क्लास में इसको हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में साथियों में इतना ही रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।